तीसरा जो पार्ट था इसका, जब S कॉम्प्लेक्स, जब x कॉम्प्लेक्स हो तो S का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर एक्स टी को क्या लिखेंगे, सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी इक्वल टू e टू द पावर सिग्मा टी e टू द पावर जे ओमेगा टी। तो ये जो पार्ट है यूनिट रोटेटिंग वेक्टर या यूनिट रोटेटिंग फेजर, ये हम अभी देख चुके थे पार्ट 2 में। और इसके साथ एक और फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया e रेज़ टू द पावर सिग्मा टी। ये मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है। तो e टू द पावर एस टी क्या हुआ, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। कौन कौन सा, एक फंक्शन हो गया e टू द पावर सिग्मा टी और दूसरा e टू द पावर जे ओमेगा टी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव हो तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और सिग्मा अगर नेगेटिव हो तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर सिग्मा 0 हो जाए तो यूनिट रोटेटिंग फेजर हो जाएगा। तो अब इसका हम रियल और e टू द पावर एस टी इक्वल टू e टू द पावर सिग्मा टी e टू द पावर जे ओमेगा टी, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं कि क्या होगा। तो रियल e टू द पावर एस टी जो होगा वो e टू द पावर सिग्मा टी, और इसमें रियल क्या आता था, याद है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है। इमेजिनरी e टू द पावर एस टी इक्वल टू क्या आता था, e टू द पावर सिग्मा टी तो रहेगा ही, और इसका इमेजिनरी पार्ट साइन ओमेगा टी आता था। ठीक है। यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दो केसेस में, जब फंक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो, फंक्शन जब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो, और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा के वैल्यू पे। सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन 0 है। ठीक है। तो इसका अगर हम वेव फॉर्म ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। अगर सिग्मा 0 हो तो रियल और इमेजिनरी एक्सिस अगर हम लिए हैं एक्स और वाई एक्सिस के तौर पे, तो जब सिग्मा अगर 0 होगा तो यूनिट फेजर देगा, और इसका ग्राफ आएगा सर्कुलर, जैसा कि हम पार्ट 2 में देखे थे। ठीक है। ये हो गया जब सिग्मा इक्वल टू 0। अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 हो तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो जाएगा और यहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा। ये ऐसे बढ़ना स्टार्ट करेगा और बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हो गया केस सिग्मा ग्रेटर देन 0 का। ये जब कंट्रोल सिस्टम में इसको डिस्कस करेंगे तो ये केस आता है अनस्टेबल जोन का। जब सिस्टम अनस्टेबल हो तो सिग्मा ग्रेटर देन 0 हो जाता है और ये यूनिट रोटेटरी फेजर को क्रॉस करके इनफाइनाइट तक आगे चला जाता है। दूसरा केस जो इम्पोर्टेंट है और जो स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है वो है जब सिग्मा लेस देन 0। सिग्मा अगर 0 हुआ तो ये एक यूनिट सर्किल बनता है। तो क्या पूछ रहे थे, सिग्मा अगर 1 हो तो क्या होगा। सिग्मा अगर 1 हो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। जब t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए तो फंक्शन का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो जाएगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अब देखेंगे सिग्मा लेस देन 0 जो डिजायर्ड केस है, स्टेबिलिटी के लिए यही यूज होता है। उस केस में क्या होगा, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, सिग्मा इक्वल टू
जीरो के लिए ये सर्किल आएगा सिग्मा इक्वल टू जीरो का, और सिग्मा लेस देन जीरो का ग्राफ क्या होगा, ये जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट होगा तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा और ओरिजिन से मिल जाएगा। ठीक है, ये केस हो गया जब सिग्मा लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये कौन सा आया, ये हो गया केस एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर का। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन अगर हम रियल एक्सेस पे करें, मतलब अभी जो मेरा ग्राफ है वो इमेजिनरी और रियल एक साथ कंबाइंड किए, अगर इसका प्रोजेक्शन हम लें तो क्या आएगा, वैसे आएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में, और वाई एक्सिस जो होगा वो रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर एस टी ले रहा है। तो पता है कि e टू द पावर रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर एस टी यहाँ कैलकुलेट किए थे, e टू द पावर सिग्मा टी कॉस ओमेगा टी। तो ये कोसाइन वेव रहेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग रहेगा सिग्मा टी की वजह से, e टू द पावर सिग्मा टी की वजह से इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो एक पहला केस क्या पड़ता है, जब सिग्मा लेस देन जीरो हो, तो इसका रियल पार्ट है e टू द पावर एस टी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पहले तो e टू द पावर एस टी को ड्रॉ कर दो, इसका नेगेटिव ले लेते हैं, और रियल पार्ट में था कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या करेगा, कोसाइन को फॉलो करेगा और इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटता जाएगा। इसको बोलते हैं डैम्प्ड साइनोसॉइडल, इसको बोलते हैं डैम्प्ड साइनोसॉइडल, क्योंकि ये डैम्पिंग करके इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये किस किस के लिए है, जैसे सिग्मा लेस देन जीरो। इसका इमेजिनरी प्रोजेक्शन अगर हम देखें, ये हो गया, ये है रियल प्रोजेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर, डिक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर। अब दूसरा कौन सा होगा, इमेजिनरी प्रोजेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर। तो इमेजिनरी में ऐसे ही ये एक्सपोनेंशियल हो गया, और इमेजिनरी में क्या था, ये साइन का टर्म आता था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर एस टी लिखते थे, तो e टू द पावर सिग्मा टी साइन ओमेगा टी था। तो ये कॉस था, इसीलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, साइनोसॉइडल डिक्रीजिंग रहेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड घटेगा और ये ओरिजिन से पास करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, इमेजिनरी प्रोजेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर। ठीक है, तो सिग्मा लेस देन जीरो के लिए देख लिए जब डिक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर था। अब सिग्मा ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका रियल प्रोजेक्शन देखेंगे। तो इसका रियल प्रोजेक्शन क्या आएगा, कोसाइन वाला टर्म रहेगा, और एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और कोसाइन है तो 1 से स्टार्ट होके इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। ये है रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर j ओमेगा टी, इसीलिए ये कोसाइन फॉर्म आया। ठीक है, और ये टाइम का एक्सिस। दूसरा पार्ट इसका इमेजिनरी प्रोजेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर।
क्या ड्रॉ कर रहे हैं? इमेजिनरी प्रोजेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रोटेटिंग फेजर। तो ये क्या होगा? ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻j⁻st। ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ खींचेंगे। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग e⁻σt देगा और ये गाइड करेगा साइनसॉइडल फंक्शन को, और साइनसॉइडल फंक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो अब xt जनरलाइज फॉर्म जो लेना चाह रहे हैं हम xt का, xt इक्वल टू e⁻σt sin ωt। ये कौन सा फंक्शन है? इसको, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है डैम्प्ड साइनसॉइडल फंक्शन का। तो यहाँ पे सिग्मा जो रहेगा हमेशा सिग्मा ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम ऑलरेडी निगेटिव कर चुके हैं। तो ये स्टेबिलिटी में ऐसा ही फंक्शन हम पढ़ते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक्सपोनेंशियल टर्म है और साइनसॉइडल टर्म। अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म का ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये है e⁻ σt का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो। साइन ωt का ग्राफ कैसा आएगा? साइन ωt का ग्राफ आएगा 1, अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो साइन का ग्राफ ऐसा है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये साइन फंक्शन, ये है साइन ωt का ग्राफ। तो xt का ग्राफ क्या होगा? इस दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसके मैग्नीट्यूड को गाइड करेगा e⁻st 1 -1 इसका मैग्नीट्यूड डिकेइंग होगा। ये टाइम एक्सिस है। यहाँ पे ये ग्राफ किसका हो गया? e⁻ σt sin ωt का। यहाँ सिग्मा ग्रेटर देन 0 है। तो e⁻st जो है, e⁻st, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फेजर। जनरलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फेजर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अगर किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए तो हम इसी फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट वगैरह करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एस को क्या बोलते हैं? एस क्या है? पहले भी डिस्कस किए थे, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल और फंक्शन देखेंगे कैसे। स्टेबिलिटी के लिए तो ये नेगेटिव होना चाहिए। और सिग्मा जो आता है, सिग्मा को बोलते हैं नेपर फ्रीक्वेंसी। नेपर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का जो टर्म आता है, ये तो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो गया। तो सिग्मा देख लिए क्या था? एस इक्वल टू क्या था? सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो ये एस क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। इसका रियल पार्ट जो है वो नेपर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? रेडियन फ्रीक्वेंसी या रियल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ओमेगा को क्या बोलते हैं? और रेडियन फ्रीक्वेंसी या रियल फ्रीक्वेंसी।